Jai Hind students. Today we will discuss about the third chapter, that is classification of elements and periodicity in properties. Means we will discuss about the periodic table. Means classification of the elements and periodicity. Okay, so classification तो आपको पता है कि उन्हें डिफरेंट कैटेगरीज में रखा गया है एलिमेंट्स को, उसे हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। और पीरियोडिसिटी क्या होती है? पीरियोडिक नेचर का मतलब होता है कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद वो चीज़ रिपीट होती है। जैसे कि आपकी डेली लाइफ में आपको पता है कि पीरियोडिक फंक्शन में कौन सी चीज़ आती है, जैसे वीक है। ओके, वीक में डेज होते हैं, वीकली संडे, मंडे, ट्यूसडे ऐसे जाता है, फिर वो संडे, फिर एक रेगुलर इंटरवल के बाद यानी एक फिक्स टाइम के बाद फिर वो चीज़ रिपीट होती है। उसी चीज़ को हम पीरियोडिक बोलते हैं। ओके, जैसे ईयर वाइज अगर आप मंथ देखें तो जनवरी टू दिसंबर, फिर जनवरी आता है और कितने रेगुलर इंटरवल के बाद वो फिर चीज़ रिपीट होती है, उसी चीज़ को हम पीरियोडिसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया गया है कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती थी, इसी वजह से इसका नाम पीरियोडिक टेबल रखा गया है। ओके, ये रीज़न भी आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल को हम पीरियोडिक क्यों बोलते हैं। ओके, टेबुलर फॉर्म में है यानी कि बहुत सारे एलिमेंट्स टेबल में अरेंज किए गए हैं इस तरह से ताकि हम उनको आसानी से स्टडी कर सकें। सो फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज फॉर दैट चैप्टर, व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स? क्या ज़रूरत पड़ी ऐसी कि एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया है, पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? एग्जामिन सम ऑफ द पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। देखिए, जब हमें ऐसी चीज़ें मिलती हैं, बहुत कुछ एलिमेंट्स थे, ठीक है, 50-60 अराउंड जब एलिमेंट्स हो गए थे, तो उन्हें सोचा गया कि इनके बारे में अलग अलग स्टडी करना ईजिली पॉसिबल नहीं था। फिर उन्हें एक कैटेगरी बना दी गई कि किस कैटेगरी में कुछ एलिमेंट्स आते हैं, 4 और 5 एलिमेंट्स में कुछ चीज़ें मैचिंग हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ मैच करी तो उनको एक साथ रखा जाए, उनका कुछ नाम दे दिया जाए, या फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर उनको सेपरेट कर दिया जाए कि ये इतने टाइप के हो सकते हैं। ओके, एट प्रेजेंट 114 दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में, लेकिन ये अब 18 हो चुका है, 18 से एबव। ओके, तो ये आप लिखेंगे इसे 114 प्लस लिख दिया मैंने इसलिए, ठीक है, यानी कि 114 से भी ज़्यादा एलिमेंट्स नोन हैं, जो मिल चुके हैं, जो डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है, नेचर में। और आगे जो चीज़ें होती हैं, जो जो एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स हो सकते हैं, उनको क्या किया जा रहा है, मैन मेड यानी आर्टिफिशियली भी उन्हें बना के रखा जा रहा है, ताकि उनके बारे में भी हमें आइडिया है ऑलरेडी, तो अगर वो बाद में डिस्कवर होंगे तो उन्हें पहले से ही वो प्लेस उनके लिए ब्लैंक रखी जाएगी और उसी जगह पर उसको प्लेस कर दिया जाएगा। ओके, ये पहले से फ्यूचर के बारे में ये सोच के चल रहे हैं कि सारे एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स नेचर में प्रेजेंट होने चाहिए। The recently discovered elements are man-made. Effort to synthesize new elements are continuing. Okay, उसे बनाते जा रहे हैं और वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स को साथ में रखते जाते हैं टेबल में। With such a large number of elements, it is very difficult to study individually. यानी एक एक के बारे में अलग अलग स्टडी करना, उसके बारे में उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, नेचर के बारे में डिस्कस करना बहुत टफ हो जाता है। जैसे जैसे डिस्कवरी ज़्यादा होती गई, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बढ़ते गए, वैसे ही ये प्रॉब्लम अराइज होती गई। उसके लिए हमें सोल्यूशन चाहिए था। ओके, द केमिस्ट्री ऑफ ऑल दीज एलिमेंट एंड देयर इन्यूमरेबल कंपाउंड्स इंडिविजुअली। ओके, उनके कंपाउंड्स यानी एक के बारे में मैंने कहा, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब एक एलिमेंट से कौन कौन से कंपाउंड बन सकते हैं, वो ऐसे ही कंपाउंड्स क्यों फॉर्म करता है, और कौन से एलिमेंट्स हैं जो उसी के जैसे कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करने के लिए भी हमें ज़रूरत पड़ती है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ हमें पता हों और उनको एक साथ रखा जाए, ताकि हम उसका भी आइडिया लगा सकें, गेस कर सकें कि वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ होंगी, कौन से कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं। To ease out these problems, scientists searched for a systematic way to organize their knowledge by classifying the elements. इस वजह से कई सारे साइंटिस्ट ने जब अपना अपना तरीका, अपना अपना कंक्लूजन उन्होंने बताया, तो उन सब को सम अप करके एक पीरियोडिक टेबल बनाई गई। Not only that is would rationalize
known chemical fact about element but even predict new ones for undertaking further study। देखिए अभी मैंने आपको जो बताया कि सिर्फ वही एलिमेंट्स नहीं जो पता चल रहे हैं हमें, जो डिस्कवर किए जा रहे हैं, उन्हीं के बेसिस पर जो आगे भी पता किए जा सकते हैं उसके बारे में भी अभी से टेबल में बताया जा रहा है कि ये अभी मिसिंग है, लेकिन ये भी बाद में डिस्कवर हो सकते हैं या नेचर में प्रेजेंट होंगे। ओके, नेक्स्ट इज दिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आप समझ गए क्या होता है। अब उसे बता रहे हैं कि इसकी ज़रूरत पड़ी और फिर ये स्टार्ट कैसे हुआ, स्टार्टिंग से इसको हिस्ट्री जो इसकी है उसी से लेकर फिर हम इसको डिस्कस करते हैं चैप्टर में। ओके, तो सबसे पहले नाम आता है देखिए जॉन डॉबर्नियर। ओके, डॉबर्नियर इन अर्ली 1800 was the फर्स्ट टू कंसीडर द आइडिया ऑफ ट्रेंड अमंग प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले डॉबर्नियर साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसमें ट्रेंड्स दिया, जो आइडिया दिया कि वो ट्रेंड यानी कि किस तरीके से, किस पैटर्न पे उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम जज कर सकते हैं। ओके, जितने एलिमेंट्स उस टाइम थे, यानी कि बहुत पहले की बात हो रही है। देखिए 1829 में he noted a similarity among the physical and chemical properties of several group of three elements। थ्री एलिमेंट है इसलिए इसको ट्राइड्स भी बोलते हैं। तो तीन एलिमेंट्स में उन्होंने ये चीज़ बताई कि तीन एलिमेंट में पहले एलिमेंट और यानी फर्स्ट और थर्ड के मास का अगर हम एवरेज निकालते हैं तो मिडिल वाले के इक्वल आता है। ओके, तो आगे हम एग्जांपल में भी इसे देखेंगे। डॉबर्नियर्स रिलेशनशिप रिफर टू एज अ लॉ ऑफ ट्राइड्स। देखिए जो इन्होंने ये रिलेशन बताया कि तीन एलिमेंट्स में ये ट्राइड्स लॉ होता है, उसी को हम लॉ ऑफ ट्राइड्स भी बोलते हैं, इसीलिए तीन की वजह से। द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिडिल एलिमेंट वर इन बिटवीन दोज ऑफ द अदर टू मेंबर्स। ठीक है, एग्जाम्पल से अब आप समझेंगे। मैंने कहा कि फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट के मास का एवरेज निकालते हैं तो मिडिल वाले के मास के इक्वल होता है। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल्स हैं ट्राइड्स के, एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ओके, तो ये स्पेशली आपको याद रखना है कि ये लाइटर एलिमेंट्स के लिए ही स्पेशली बताए गए थे और जो स्टार्टिंग में डिस्कवर किए गए थे सिर्फ उन्हीं के लिए अप्लाई होता है। ओके, एप्लीकेबल होता है ये रूल, क्योंकि बाद में बहुत सारे एलिमेंट्स आ गए तो सबके लिए ये चीज़ की गई तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। लेकिन फिर भी जिन्होंने डिस्कवरी में, रिसर्च में जो बेसिक चीज़ें बताई, जहाँ से वो ओरिजिन हुआ, जहाँ से उसकी स्टार्टिंग हुई, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अभी तक थॉमसन मॉडल पढ़ा जाता है, वाटरमेलन मॉडल जो दिया था, प्लम पुडिंग। तो देखिए उसको पढ़ने का मतलब क्या, आपको पता है कि वो ऐसा नहीं होता, लेकिन उसे भी इंक्लूड किया गया ताकि एक बेसिक आइडिया हो कि कैसे इसकी ओरिजिन हुई, हिस्ट्री क्या है उसकी डिस्कवरी की। ओके, तो ऐसे यहाँ पर है, यहाँ आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लिथियम है, थर्ड पोटेशियम है। तो इसे हम क्या करेंगे, 7 + 39, मैंने कहा एवरेज का मतलब क्या होगा, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 23। तो इसे आप कैलकुलेट करिएगा। इसमें देखिए कैल्शियम 40, बेरियम 137 डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज निकालेंगे तो ये आएगा 88 अप्रॉक्स। ठीक है, अप्रॉक्स में भी आ सकता है ये। क्लोरीन का होगा 35.5 एंड आयोडीन का 127 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे एवरेज निकालेंगे तो ये एवरेज आना चाहिए अप्रॉक्स 80। ओके, तो ये कहते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट के मास का, एटॉमिक मास या मास नंबर बोलते हैं, का एवरेज निकालते हैं तो मिडिल वाले एलिमेंट के मास के इक्वल आता है। तो ये लॉ ऑफ ट्राइड्स कहलाता है कि तीन एलिमेंट्स ऐसे ऐसे दिए गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, कभी भी आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो याद रखिएगा कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं और उनका मास क्या है। अब आपको जैसे पहले से ये आइडिया था लॉ क्या होता है, आपने 10th में भी पढ़ा था, तो अब आपको ये इनका एटॉमिक मास और ये तीनों एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। ओके, अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो आपको आना चाहिए, और फिर हम इसके बारे में आगे नेक्स्ट क्या रूल है, आपको पता है लॉ ऑफ ऑक्टेव है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा और कॉपी में लिखना स्टार्ट कर दीजिए, एंड आई विल चेक एनी डे फॉर योर क्लास नोट्स। ठीक है, मैं आपसे कभी भी इसके बारे में पूछ सकता हूँ कि आप नोट्स शो करिए, तो आपको मैं वीडियो कॉल करके आपसे बोलूँगा कि आपको नोट्स शो करना है तो आपको करना होगा। ओके, सो बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। ओके, थैंक यू।